गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोहित, अंकित, निशा, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। एक्चुअली कल की क्लास जो थी हमारी सर, उसमें हमने बात जो की थी वो शेयर बाजार के बारे में की। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाकी थी लेकिन ज़्यादातर कर चुके थे। मैं अगले 1 मिनट के अंदर आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप उसके जवाब मुझे देंगे और होपफुली ये सब कुछ बेहतर और क्लियर हो जाएगा तब। चलिए भाई, तो एक्चुअली हम जो बात कर रहे थे सर शेयर बाजार के बारे में, आपने बताया कि बाजार दो प्रकार से होगा, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। आंसर करिए मुझे कि शॉर्ट टर्म का बाजार क्या कहलाता है और लॉन्ग टर्म का बाजार क्या कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया शेयर बाजार जो सेबी को चलाता है, जिसको सेबी के बारे में डिस्कस किया है, और सेबी का जो कानून बना है, सेबी जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सर, सेबी एक्ट कब लाया गया था ये बताइए मुझे। तीसरा मुझे बताएं कि जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन देता है सर एक दिन के लिए, उसे क्या कहा जाता है। चौथा बताएं, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर लॉन्च करती है उसे क्या कहा जाता है। पांचवा बताएं मुझे कि जब कोई इलीगल तरीके से व्यापार कारोबार करता है उसे क्या कहा जाता है। छठा सवाल ये भी होगा कि सर जो ट्रेजरी बिल है वो कौन जारी करता है और कितना समय होता है। कैश मैनेजमेंट बिल कौन जारी करता है और कितना समय होता है। देखो इन सवालों के जवाब कैसे याद करोगे। देखो मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म और कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म। 1988 में सेबी बना लेकिन 1992 में कानून बना है। एक दिन के लोन को कॉल मनी कहते हैं। ट्रेजरी बिल भारत सरकार करती है 91, 182 और 364 दिन के लिए। कैश मैनेजमेंट बिल भी भारत सरकार करती है 91 दिनों से कम के लिए। ये बताया मैंने आपको। जब कंपनी पहली बार शेयर लॉन्च करती है उसको आईपीओ करना कहा जाता है। जब इलीगल तरीके से लेन देन किया जाता है सर उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। अब ये सारी बातें मैंने कल सिखाई थी। कल आपको लग रहा था सर नहीं हो पाएगा, नहीं समझ आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन देखे तो हो गए सारे लगभग। अब जितना मैं कहूंगा उतना मेरी बात को सुनिएगा। आखिरी 2-3 क्लासें बची हैं हमारी, उनको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, आराम समझ लीजिए, कोई कमेंट ना करिएगा, जितना कहूं उतना समझिएगा। कल मैंने आपको एक चीज समझाई कि सर जब हम कैपिटल मार्केट में देखते हैं सर, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और पार्टिसिपेटरी नोट, 5 बातें बताई थी। देखो शेयर क्या होता है, जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाएं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाएं, कंपनी में पैसा दें और कंपनी के हिस्सेदार बन जाएं, यानी कंपनी में जो लाभ होगा सर हम उस लाभ के हिस्सेदार बन जाएंगे। कंपनी में जो फैसला होगा वो फैसले करने के हिस्सेदार हो जाएंगे। यानी कंपनी में कोई अगर 1% शेयर खरीद रहा है तो भी वो कंपनी का मालिक ही होगा सर। वो 1% का मालिक होगा, कोई 5% का मालिक है, कोई 10% का मालिक है, तो उसको डिविडेंड मिलेगा जो घट सकता है बढ़ सकता है, मैंने आपको कल बताया। लेकिन जब कोई डिबेंचर खरीदता है, इसका मतलब ये पैसे लगाता है कंपनी में, तो वो कंपनी को पैसा ब्याज पर देता है, और जो ब्याज पर देता है वो ऑनर नहीं होता सर, उसको क्रेडिटर कहा जाता है, लेनदार कहा जाता है। यानी डिबेंचर खरीदने वाला कंपनी के लिए लेनदार के जैसा है और शेयर खरीदने वाला कंपनी के लिए ऑनर के जैसा होगा। क्योंकि डिबेंचर जो खरीदता है सर उसमें ब्याज मिलता है तो रिस्क कम होता है, जो शेयर खरीदता है उसमें रिस्क ज्यादा होता है, घट बढ़ सकता है। ये बात याद रखनी, इतनी ही बात याद करनी है एग्जाम के लिए। और एक बॉन्ड आता है। देखो बॉन्ड क्या होता है जनरली तौर पर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बॉन्ड लॉन्ग टर्म में ही आता है, और बॉन्ड जो होता है कम से कम 1 साल का होता है, लेकिन बॉन्ड का टाइम फिक्स होता है हमेशा। जैसे एग्जांपल को समझना, सेविंग अकाउंट और एफडी, दो अकाउंट पढ़े हमने बैंक में सर। सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिलता है, एफडी में भी ब्याज मिलता है, पर फर्क क्या है दोनों में। सेविंग अकाउंट हम एक बार जमा करते हैं, जब तक जमा रहेगा तब तक ब्याज मिलता रहेगा। एफडी में ऐसा नहीं होता। एफडी में पहले से फिक्स होता है कि हम कितने टाइम की एफडी करा रहे हैं, ऐसा होता है ना। यही बात डिबेंचर बॉन्ड में, डिबेंचर पे ब्याज मिलेगा, जब तक डिबेंचर आप खरीद के रखोगे आपको साल का ब्याज आता रहेगा। लेकिन बॉन्ड में आपको पहले बताना है कितने टाइम का बॉन्ड होगा, मिनिमम 1 साल के ऊपर कुछ भी हो सकता है। अब बॉन्ड पर या तो इंटरेस्ट मिलता है या डिस्काउंट मिलता है। आप मुझे बताना जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होगा। यह सवाल बहुत बहुत रिपीट हुआ एग्जाम में।
सर जीरो कूपन का मतलब हुआ ऐसा बॉन्ड, ध्यान से समझना, जीरो कूपन का मतलब हुआ सर ऐसा बॉन्ड जिसका कूपन जीरो हो। कल मैंने आपको बताया कूपन का मतलब होता है ब्याज। ऐसा बॉन्ड जिसका ब्याज जीरो मिले आपको, तो मुझे बताओ ऐसा बॉन्ड जिसपे जीरो ब्याज होगा वहां पर आपको क्या मिलना चाहिए? आपका कमेंट आना चाहिए कि सर जिस पर जीरो ब्याज होगा उस पर क्या मिलेगा। देखो ध्यान समझो, तो देखिए भाई क्या याद करते हैं आप लोग। आप कहोगे सर जिस पर ब्याज नहीं मिलता उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ये बात आपने कल बताई थी। तो बहुत ध्यान से प्यार से समझ कर पढ़ना। मैंने कहा क्वेश्चन की गारंटी मेरी है। शेयर धारक जो होगा शेयर खरीदेगा, उसे इक्विटी भी कहते हैं सर। शेयर धारक को कंपनी में लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ये बात ठीक है। शेयर धारक जो होगा वो कंपनी के अंदर वोट का अधिकार रखता है, वोटिंग राइट भी मिलते हैं सर, ठीक है। शेयर धारक जो होगा उसे कंपनी का स्वामी ऑनर माना जाता है और इसमें ज्यादा रिस्क रहता है। डिबेंचर वाला जो होता है इसमें कंपनी के डिबेंचर होल्डर को ब्याज मिलता है। डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर माना जाता है, लेनदार जैसे उधार देने वाला, और ये रिस्क कम होता है। डिस्काउंट अंकित ने बोला बिल्कुल सही सर, जिस पर ब्याज नहीं होगा वहां डिस्काउंट होगा, कल ये बात हो चुकी फाइनल। तो जीरो कूपन बॉन्ड वो जिसको डिस्काउंट पर बेचा जाएगा और बाद में पूरी वैल्यू मिल जाएगी, है ना भाई। WMA रह गया? नहीं रह गया भाई। मैंने कहा था निशा WMA जो था वो ये बताया था मैंने कि जब RBI सरकारों को उधार देता है सर, केंद्र और राज्य की सरकार को 90 दिनों तक के लिए उधार देता है रेपो रेट के ब्याज पर, वो WMA था। कल हो गया था वहां तक, आज यहां से बात शुरू हो रही है। तो कल लास्ट स्लाइड में CMB और WMA, कल दो लास्ट थे बिल्कुल, है ना। चलो ये बात समझ में आ गई होगी, यस कह देंगे एक बार। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं कि बॉन्ड कौन सा लेगा सर, तो बॉन्ड में दो ही बातें याद करनी है, जो जरूरी है मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर बॉन्ड भी इन्वेस्टमेंट होगा, या तो इंटरेस्ट मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा, और बॉन्ड का समय कम से कम 1 साल का होगा। इंटरेस्ट भी मिल सकता है, डिस्काउंट भी मिल सकता है। इंटरेस्ट होगा तो डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट होगा तो इंटरेस्ट नहीं, कोई एक होगा। लेकिन ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं सर? जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं उस बॉन्ड को जिसका ब्याज जीरो होता है। कोई बात नहीं भाई निशा, तो जीरो ब्याज होता है सर, और ऐसे बॉन्ड को हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं जो डिस्काउंट पर बेचा जाता है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, 2 मिनट मेरी बात समझना। अच्छा जब कोई विदेशी भारत में पैसा निवेश करना चाहे, तो अगर कोई फॉरेनर, अगर कोई विदेशी है और वो भारतीय बाजार में पैसा लगाना चाहता है, भारत के शेयर बाजार में, तो सर वो क्या करेगा याद रखना, तब उसे कहा जाएगा कि सर उसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। ऐसे व्यक्ति को जो विदेशी हो और भारतीय बाजार में लगाना चाहता हो। चारों बातें क्लियर हैं? शेयर के बदले डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर के बदले इंटरेस्ट मिलता है सर, बॉन्ड के बदले इंटरेस्ट या डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, और विदेशी लोग पैसा लगाएं तो पार्टिसिपेटरी नोट। लेकिन सवाल है, हम सब कुछ इतना जानते हैं, इतना शेयर बाजार पढ़ लिया हमने, लेकिन फिर भी हम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग जो हैं, अगर वो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाते तो अनपढ़ कहां से लगाएगा? सवाल मेरा ये है कि हम शेयर बाजार में पैसा अब भी नहीं लगाते हैं, क्यों बताइए? आप कहोगे सर बहुत पैसा चाहिए, रिस्क बहुत है, नॉलेज की बहुत चाहिए। ना नॉलेज है हमारे, ना रिस्क ले सकते इतना, ना पैसा है इतना। अब आप बताओ कि इस तरह तो शेयर बाजार में कोई लगाएगा नहीं। अब यहां पर सेबी ने एक काम किया, लॉजिक समझना बात का। मैं आपसे कहूं कि आपको अगर इन्वेस्ट करना हो शेयर में, नहीं चाहिए लाख 2 लाख 10 लाख रुपए, सिर्फ 500 रुपए अगर आपके पास हो तो निवेश कर सकते। 500 रुपए। आपने कहा तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा रिस्क ज्यादा है आपको लग रहा है, क्योंकि आप खुद करोगे। एक काम करो, पैसा मुझे दे दो अपना। सबने 500, 1000, 5000, 10,000 दे दिए मुझे, मैंने वो पैसा आपका लगा दिया शेयर बाजार में। सर नॉलेज की जरूरत अब आपको नहीं, आपको सिर्फ पैसा देना, वो भी 500 रुपए। नॉलेज तो मेरे पास है इन्वेस्ट करने वाले के, और रिस्क भी कम हो जाएगा, मेरी प्रोफेशनल नॉलेज की वजह से रिस्क घट जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा इस बात का? कमीशन मिलेगा। बात समझना। आपने कहा सर ऐसे तो देश के बहुत सारे लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर देंगे, 500 रुपए की ही तो बात है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। मतलब कहने का हुआ एक ऐसी कंपनी जो लोगों से पैसे को इकट्ठा करके बाजार में लगा देते, उस कंपनी को म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं। जैसे SBI म्यूचुअल फंड है, रिलायंस म्यूचुअल फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड है। अभी एक कंपनी जेरोधा के नाम से, वो म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला है, सेबी के द्वारा दिया जाएगा। सर यहां एक तो पैसे को कम देना है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो पैसा लगेगा वो उस पर टैक्स नहीं लेगी सरकार।
अब आप सोचो जरा कि जितने अच्छी सैलरी पे काम करने वाले जो प्रोफेशनल लोग हैं, ज्यादातर अच्छी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सर, जिनकी इनकम आती है, तो वो लोग म्यूचुअल फंड भी लेकर रखते हैं। इसलिए नहीं उन्हें पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए नहीं देख रहे हैं वो, उनको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स बचाने के लिए वो पैसे को रख रहे हैं। तो टैक्स बचाया जाता है सर म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में पैसे जो रखोगे, आपका पैसे की वैल्यू कितनी, उसको एनएवी कहा जाएगा। बस याद रखना, इसमें एक बार नहीं देने हैं 500, आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे हर महीने या हर साल या हर 6 महीने में वो आपको पैसा देना है, जो एक टाइम होगा इतने टाइम तक देना पड़ेगा। और इसमें आप चाहो तो सीधा शेयर में लगवा लो पैसा, आप चाहो तो म्यूचुअल फंड के अंदर डिबेंचर में लगवा लो, और चाहो तो दोनों को मिक्स करके लगवा लो, ये हमारी मर्जी है। लेकिन इस पर सवाल जरूर पूछते हैं, और इन तीनों बातों पर कैसा क्वेश्चन आता है मैं वो दिखाऊंगा आपको 1 मिनट के लिए। लेकिन पहले आप इस बात को समझ लो कि एक कंपनी या संस्था जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके बाजार में निवेश करे सर, वो है म्यूचुअल फंड। इसका लाइसेंस सेबी देगा। मिनिमम 500 रुपए से आप चाहो जितना लगा दो उसमें, ये टैक्स फ्री भी होगा, और ये एसआईपी है, मतलब इसमें आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहना है, बार बार सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आपका म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी है उसको एनएवी में मापा जाएगा, आज कितना है पैसा आपका, नेट एसेट वैल्यू होगी वो। आप डेट में लगा सकते हो, आप शेयर में, या फिर दोनों को मिलाकर लगा सकते हो, उसको हाइब्रिड या बैलेंस्ड कहा जाता है। 1 मिनट देख लो, मैं आपको इस पर बेस सवाल करा देता हूं, तब अगला चैप्टर शुरू करूंगा, क्योंकि कल का ये चैप्टर थोड़ा सा रह गया था। अगला चैप्टर है डिमांड सप्लाई वाला, जो आज भी होगा कल भी होगा, याद रखना, आज और कल दोनों दिन होगा। ठीक है, एक बार सवालों को देख लेते हैं सर, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, क्या हम वो कर पाएंगे। एक बार से पता चल जाएगा कितना समझ में आया आपको। मैं 8-10 सवाल जो खास हैं वो करा देता हूं भाई। इस सवाल का जवाब देंगे अगर आप आराम से पढ़ेंगे। अगर कोई घर में बैठ के इन्वेस्ट करना चाहता है तो कैसे करें ऑनलाइन में, ये घर से ही होता है, सारा ही घर से होता है सर। मतलब याद रखो कि आप जो हो घर से करोगे, एक अकाउंट ओपन करा लोगे डीमैट, ऑनलाइन साइट पर जाओगे, वहां से खरीदोगे बेचोगे ऑनलाइन साइट पर। इसके ऐप भी आ रहे हैं आजकल, और साइट पर भी होगा। अंकित सर हम 500 रुपए लगाएं तो कितने दिन में प्रॉफिट होगा? एक्चुअली जो आप पैसा लगाओगे, हर मिनट में, हर मिनट के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी। हर मिनट में, हर मिनट के हिसाब से वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। जब आप 500 रुपए लगाओ, जब आप देखो कि बढ़ गया है रेट, वैल्यू बढ़ गई है, तो बेच दो, तो फायदा होकर निकल जाओगे। और 500 से कम हो गया तब बेचोगे तो नुकसान हो गए। मतलब कोई एक ऐसा टाइम नहीं है कि सर इसमें 1 साल में प्रॉफिट या 1 महीने में होगा। सर इनकी वैल्यूज घटती और बढ़ती रहती हैं, बढ़ जाएगी तो फायदा हो जाएगा, घट जाएगी तो नुकसान। ये अब जब चाहे आप बेच सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आई बात अंकित? तो आपने कहा सर एक ऐसी सुविधा जिसमें केंद्र और राज्य की सरकार जो होती है हमारी, वो उधार लेती है सर, उसे क्या कहा जाएगा? आपने कहा उसे CMWMA यानी वेज एंड मीन एडवांस कहा जाएगा। देखो ना सवाल आया आपका, जैसे ये सवाल आया हुआ है, NAV की फुल फॉर्म क्या है? नेट एसेट्स वैल्यू है सर इसका। ये तो बहुत आसान था, मैंने इसलिए करा दिया। SIP शब्द का इस्तेमाल किस में होता है बताइए? ये एग्जाम में आया, इतनी बड़ी लैंग्वेज, इतना सारा क्वेश्चन बना के पूछा एग्जाम में, पर जवाब ये है SIP शब्द का इस्तेमाल किस में होता है? तो क्या कहोगे? सर म्यूचुअल फंड जो होता है वो SIP होता है, उसमें SIP का इस्तेमाल होता है। तो SIP का इस्तेमाल जो है वो म्यूचुअल फंड में होता है। जब मैं कहूं आप डेट और इक्विटी दोनों में मिलाकर पैसा लगाओ, डेट में और इक्विटी में, यानी डिबेंचर और शेयर दोनों में मिलाकर लगाओ, तो क्या होगा बताओ? डिबेंचर और शेयर
दोनों में मिलाकर पैसा लगाओगे तो बताओ क्या होगा। चलिए सर, दोनों को मिलाकर लगाने को बैलेंस कहा जाएगा या हाइब्रिड कहा जाएगा? बैलेंस या हाइब्रिड कहा जाएगा। ऐसा बॉन्ड जिस पर कोई ब्याज नहीं, जो अपने मूल्य से कम पर होगा, जितना मूल्य है उससे कम पर होगा, डिस्काउंट पर होगा, उसे क्या कहोगे? बस मैं लैंग्वेज को दिखाना चाह रहा हूं एग्जाम में कैसा सवाल आता है सर, बस इतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसे जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। चलिए भाई, तो ये है आज की क्लास के सवाल हमारे। एसआईपी की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मेरे दोस्त याद रखना, ये जो क्लास मैंने आपको बताई और कराई और दिखाई समझाई है सर, ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास का एक्चुअली मुख्य मतलब यही था कि शेयर बाजार से रिलेटेड अब आपको कोई भी समस्या इसके अंदर नहीं होगी। जितने क्वेश्चन मैंने कल कराए थे वो भी पीडीएफ के अंदर ऐड करके दे दिए थे। जो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं ये भी मैं आपको पीडीएफ के अंदर ही ऐड करके दे रहा हूं भाई, ठीक है। लेकिन ये कल वाला चैप्टर था सर हमारा, और आज वाला जो चैप्टर होगा हमारा, उस चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्त याद रखना? उस चैप्टर का नाम होगा सर डिमांड एंड सप्लाई। एक बार यस कह दो, मजा आ गया सर, कंटेंट बन गया। एग्जाम का सवाल मिस नहीं होगा हमारा, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, सही पता हो गलत पता हो, जो पता हो हम क्वेश्चन कर कराएंगे। एमटीएस वाली क्लास देखी थी आप लोगों ने भाई? जो एमटीएस की क्लास मैंने ली है, 2 क्लास ली है एमटीएस की, क्या आप लोगों ने वो देखी थी? यस और नो का कमेंट कर दो एक बार। चलिए, अब मेरी बात को समझना कि हम ये बात कर रहे थे सर, स्लाइड पर मत पढ़ो। नहीं भाई निशा, स्लाइड पर इसलिए बताया था क्योंकि देखो कोई लंबा चैप्टर है, कोई ज्यादा कंटेंट वाला है, थोड़ा कम आता है मुझे पता है, थोड़ी सी जहां जरूरत है मैं वहां कराऊंगा। बहुत कॉन्फिडेंट हो गए आप, समझ में तो सारी बातें आ गई होंगी। अब जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में टिपिकल बच जाते हैं हमेशा डिमांड और सप्लाई के बारे में। क्या होता है जरा सुनिएगा। देखो अमूमन अगर मैं आपसे सवाल करूं सर, डिमांड सप्लाई दोनों एक साथ चलते हैं, बहुत कम यूज किया है मैंने भाई, आपको पता है। आज हमारी 17वीं क्लास है, अगर आप 16 क्लास को देखेंगे तो सर अभी 1-2 क्लास के अलावा बाकी जगह पर नहीं किया है मैंने। अब मेरा सवाल ये है देखो यहां पर, कि जब हम ये बात कर रहे हैं सर कि डिमांड कौन करता है, मुझे आप सोच के जवाब देना। अगर मैं आपसे कहूं कि डिमांड जो होती है देश में वो कौन करता है, आप कहोगे सर देश में जब हम डिमांड की बात करते हैं, मांग की बात करते हैं, तो डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर, ग्राहक के द्वारा की जाती है। डिमांड करने वाले को हम ग्राहक, कंज्यूमर कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम 140 करोड़ लगभग भारतीय लोग हैं, और हर 140 करोड़ भारत के लोग जो हैं अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो बताओ घर की डिमांड कितनी होगी? आपने कहा सर घर की खरीदने की इच्छा जो है वो 140 करोड़ की है, लेकिन इन 140 करोड़ में 40 ही करोड़ ऐसे होंगे जो इंसान घर खरीद सकने की क्षमता रखता होगा, यानी कि जिस इंसान के पास इतना पैसा होगा कि वो एक घर खरीद सके, मान लेते हैं। अब जो घर खरीदना चाहता होगा और जो घर खरीदने की इच्छा भी रखता होगा सर, ऐसे लोगों को तो डिमांड मानेंगे, लेकिन बाकी के 100 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास इच्छा तो है पर योग्यता नहीं है, हम उसको डिमांड नहीं मानेंगे। तो मेरी बात को बहुत प्यार से समझना, सुनना सर। डिमांड क्या होती है? देखो पहली बात ये पूछेगा डिमांड किसके द्वारा की जाती है, तो मैं कहूंगा मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? उपभोक्ता द्वारा की जाती है। आप कहोगे ठीक है सर, डिमांड बाई कंज्यूमर। डिमांड किसके द्वारा होती है? कंज्यूमर के द्वारा, एक इकोनॉमी में। ठीक है यहां तक? अच्छा, डिमांड के लिए क्या चाहिए भाई? हम करने का मतलब यह है सर कि किसी वस्तु को खरीदने की
किसी वस्तु को क्रय करने की, खरीदने की, क्रय करने की इच्छा व योग्यता, इच्छा भी हो और योग्यता भी हो। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और योग्यता होनी चाहिए, है ना, दोनों बातें। यानी इसका मुख्य बस सर, इच्छा तो सबके पास होगी, योग्यता होनी जरूरी है मुख्यतः। तो योग्यता का मतलब क्या है बताओ? किस बात को आपने कहा योग्य होता है? तो यहां योग्यता का मतलब है उसके पास उतना पैसा होना चाहिए। यानी अगर पूछे कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना मांग क्रय शक्ति, यानी क्रय शक्ति मतलब पैसा कितना है, पर निर्भर करती है। मांग किस पे निर्भर करती है? डिमांड डिपेंड्स ऑन परचेजिंग पावर। मतलब हमारा पैसा और उस पैसे में हम क्या खरीद सकते हैं, उसकी वैल्यू पर ये योग्यता को डिफाइन करता है ना भाई। कंज्यूमर को यही होगा ना जो खरीद सकता है पैसे को। अच्छा, अभी मेरी बात समझना, लिखना कुछ मत, 2 मिनट के लिए लिखना कुछ भी नहीं, क्योंकि सर डिमांड पढ़ते हैं और साथ साथ सप्लाई को भी पढ़ते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि लिखना नहीं है मेरे भाई, ये बात समझ लो पहले। सर सप्लाई को भी समझा दो थोड़ा सा, सप्लाई क्या है देखो। अब मैं कहूं बताओ सप्लाई कौन करता है? आप कहोगे सर एक डिमांड करता है तो दूसरा सप्लाई करता है। पूर्ति करने वाला, जो पूर्ति करता है वो उत्पादक होता है। पूर्ति उत्पादक द्वारा की जाती है। यानी सप्लाई कौन करता है? सप्लाई को प्रोड्यूसर करता है भाई, प्रोड्यूसर है ना। अच्छा, सप्लाई का मतलब है बेचने के लिए क्या होना चाहिए सर? अब मैं कहूं भाई मैं ये सप्लाई करना चाहता हूं, मैं ये सामान बेचना चाहता हूं, सामान बेचने की इच्छा और योग्यता होनी चाहिए। वस्तु, किसी वस्तु को विक्रय करने की इच्छा व योग्यता, ये चाहिए ना भाई। क्या चाहिए? इच्छा और योग्यता बेचने की। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल द प्रोडक्ट। बेचने की इच्छा और योग्यता होनी चाहिए। अब यहां इच्छा तो पता है सबकी है, लेकिन योग्यता का मतलब क्या है? देखो सप्लाई में योग्यता का मतलब, बेचने का मतलब हमारे पास कितना उत्पादन है। पूर्ति उत्पादन क्षमता, हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। सप्लाई डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम कितना प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही सप्लाई होगी एक्चुअल में। डिमांड में कितना पैसा है उससे खरीदारी होगी, और सप्लाई में कितना उत्पादन है उससे बेचा जाएगा, उस पर निर्भर। अगर ये दोनों बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई तो यस कहना, लिखना कुछ मत अगर आप लिख रहे हो तो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कहानियां हैं बिल्कुल। साथ में इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि डिफरेंस आसान हो जाता है। तो पहले यस कहिए तब आगे बढ़ूंगा।
चलिए भाई, ओके, डिमांड क्या है? अरे भाई, हम जो चीज खरीदना चाहते हैं उसको डिमांड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं या 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो एक गाड़ी खरीद सकते हैं और वो गाड़ी खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो कंपनी उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए गाड़ियों का निर्माण करेगी। तो डिमांड क्या है? किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और योग्यता होना। सप्लाई क्या है? किसी वस्तु को बेचने की इच्छा और योग्यता होना। बात समझ में आई अक्षय भाई? बताओ पहले। अब मुझे एक बात बताओ, जनरली तौर पर मैं आपसे कहूं, अभी लिखना नहीं, समझना बात को, कि सर अगर हम ये कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो अमूमन ये देखा जाता है कि उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बताइए मुझे। और अगर किसी प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं तो डिमांड क्या होती है? अब कहोगे सर अगर प्राइस बढ़ते हैं अमूमन तो डिमांड घट जाती है, और प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना भाई? तो अगर मैं कहूं इन दोनों के बीच में कैसा संबंध दिख रहा है? सर ये ऊपर तो वो नीचे, ये नीचे वो ऊपर। जब दो चीजें अपोजिट वे में चलती हैं तो हम ये कहेंगे कीमत और व मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। कीमत में और मांग में कैसा संबंध होगा? तो आप पूछेगा, आप कहोगे नेगेटिव होगा, यानी इनवर्स रिलेशन होगा प्राइस में और डिमांड में। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस और डिमांड में जो होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा। बोलो हाँ, इतना तो आ गया सर, ठीक है। अब देखो, इनवर्स रिलेशन होता है इस वजह से, जब आप डिमांड कर्व बनाओगे, जो डिमांड कर्व बनाओगे, मांग वक्र बनाओगे। अब देखो, इसका जो मांग का वक्र बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा सर, जिसको हम मांग वक्र कहेंगे। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा जरा ध्यान से देखना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि एक तरफ हम डिमांड की क्वांटिटी लेंगे, डिमांड लेंगे, और एक तरफ हम प्राइस लेंगे। अब मैं कहता हूं, मान लीजिए ये इसका प्राइस है, तो ये इसकी डिमांड होगी। अगर मैं कहता हूं प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं प्राइस कम हो गया तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा ही कहा ना? तो ये तो समझ में आया उल्टा रिलेशन क्यों है सर? डिमांड, कीमत बढ़ती तो डिमांड कम हो जाती है। तो अब इसको हम कहेंगे कि जो डिमांड की लाइन है या जो डिमांड का ग्राफ है सर, डिमांड की लाइन या ग्राफ जो होगा सर, इसे पूछा जाएगा कैसा है ये, तो आपको बस इतना बताना एग्जाम में कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा है ये? डाउनवर्ड स्लोपिंग, या इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्लोपिंग। नेगेटिव क्योंकि नीचे की ओर आता है, तो ये एक नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। हिंदी में इसका मतलब है सर नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर झुका। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, एक कम तो दूसरी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन बनेगा इनवर्स बनेगा, और कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड। अभी समझना 2 मिनट के लिए। लेकिन अगर बात सप्लाई की करूं, तो सप्लाई में देखो क्या होगा मेरे दोस्त। सप्लाई में ये प्रोविजन रहता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है वो क्या चाहेगा बताओ? एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर क्या चाहेगा? और अगर प्राइस कम होते हैं तो एक सप्लायर, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? देखो, प्राइस के बढ़ने पर वो बढ़ा देना चाहेगा सप्लाई, क्योंकि उसको ज्यादा फायदा होगा, और प्राइस कम होने पर वो सप्लाई कम कर देना चाहेगा क्योंकि उसको फायदा कम हो जाएगा। ज्यादा प्राइस में ज्यादा फायदा होता है हमेशा, तो फायदे के लिए काम कर रहा है वो तो, और फायदा जब होगा जब प्राइस बढ़ेगा, और इसलिए सप्लाई बढ़ाएगा। अब इसमें देखो, याद रखो क्या पूछा जाएगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों में कैसा रिलेशन हुआ? तो हम कहेंगे कीमत व पूर्ति में धनात्मक, या प्रत्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर पूछे प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, आप कहोगे पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो प्राइस और सप्लाई के बीच जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव और डायरेक्ट होगा।
अच्छा ऐसा समझना सर, इसका कर्व बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? जो सप्लाई का कर्व बनाएंगे हम, सप्लाई कर्व जो होगा, जो पूर्ति वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा? तो देखो इसका ग्राफ ऐसा होगा कुछ। अगर ये प्राइस है तो इतनी सप्लाई होगी, प्राइस ज्यादा हो जाए अगर, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, प्राइस अगर कम हो जाए तो सप्लाई कम, क्योंकि एक तरफ सप्लाई है और एक तरफ प्राइस है। तो अब इसे क्या कहोगे बताओ? तो आप कहोगे सर इसे अपवर्ड स्लोपिंग कहेंगे, या इसे पॉजिटिव स्लोपिंग कहेंगे, ऊपर की ओर कहेंगे या धनात्मक स्लोपिंग कहेंगे। इतनी बात समझ में आई हो तो यस कहना। सर डिमांड में आपने बताया और सप्लाई में बताया कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कीमत के साथ कैसा संबंध बनेगा और इस कारण से इनका ग्राफ कैसा होगा। जितना कहा उतना समझ लेना, क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूं आपसे। यस कहना समझ में आने के बाद, बिना आए समझ में यस मत कह देना, ठीक है? समझ आए तो ही यस कहना। चलिए सर, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। अब आगे बताओ क्या करना है। सर डिमांड वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है अंकित, कोई बात नहीं, बस आपको बताते हैं, बताओ मुझे। सर देखो इसमें ये है, जैसे मान लो पी और क्यू है, देखो ध्यान से, अगर प्राइस बढ़ेगा, कोई भी चीज महंगी होगी तो क्या होगा बताओ? आप कहोगे सर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आप इसको देखो, वन के साथ वन को देखो तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, अगर कम हुआ प्राइस तो डिमांड बढ़ गई। सर सप्लाई डिपेंड किस पर करता है? सप्लाई कीमत पे करता है और डिमांड भी कीमत पे करती है। खरीदने वाला अपने हिसाब से सोचता है, बेचने वाला अपने हिसाब से सोचता है। अभी और भी बातें बताऊंगा, वेट करते हैं थोड़ा। अंकित ये बात समझ आई तो यस कहना एक बार कि हाँ सर ये समझ में आया कि प्राइस जब बढ़ता है किसी चीज का तो उसकी डिमांड गिर जाती है, ऐसा ग्राफ दिखेगा उसका, और सप्लाई का सीधा दिखेगा। अच्छा अब सवाल मेरा ये है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से सप्लाई पे इंपैक्ट होता है? आप सोच के बताना मुझे, जो समझ में आए, मन में आए, दिमाग में आए, कुछ बताओ मुझे कि क्या क्या सप्लाई चीजें हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकती हैं। सर देखो भाई, जब हम ये कहते हैं कि सप्लाई को फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। अब देखना, देखो आप कहोगे सर पहला तो प्राइस था,
और प्राइस के साथ हमने देख लिया प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की कीमत होती है जो अफेक्ट करती है। और आपको पता है वस्तु की कीमत कैसे करती है, बात समझना पहले, वस्तु की कीमत होती है सर, है ना भाई। अच्छा, दूसरी बात समझना, पहली बात क्या है सर, तो आप कहोगे सर दूसरा होता है इनकम ऑफ प्रोडक्ट, कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक इंसान कितना कमाता है, उपभोक्ता की आय कितनी है। ठीक है, उपभोक्ता की आय कितनी है, ध्यान से समझना। अब जो उपभोक्ता की आय होगी उसका भी इंपैक्ट होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा, तीसरा ये है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत है। ठीक, चौथा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तु की कीमत। यह सवाल बहुत आता है एग्जाम में, ये पूरक वस्तु क्या होती है या सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है। इसके अलावा बाकी में जो हैं, मतलब बहुत सारे हैं, जिसमें पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भी हो सकती है सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो सकता है, हम क्या पसंद करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, ये भी हो सकता है। मेरी बात समझना, प्रेफरेंस, फैशन में कोई चीज है या नहीं वो भी, और भी बहुत सारे, मेरी बात को समझना भाई। तो जनसंख्या भी कर सकती है, आपकी रुचि एवं प्राथमिकता भी कर सकती है, कि आपको क्या पसंद है इस पे डिपेंड करेगा आपकी डिमांड किसकी ज्यादा होगी, और फैशन वगैरह भी हो सकता है। अब देखो इसमें एक एक करके सवाल बनेगा, जितना मैं कह रहा हूं उतना समझ। आपने ये कहा सर जो वस्तु की कीमत होगी उसके बारे में तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम, कि वस्तु की कीमत का क्या रिलेशन होगा। देखो जब प्राइस हमारा बढ़ेगा तो मैंने कहा डिमांड क्या होगी, बताओ, कम, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा। तो इसको बोलूंगा मैं कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है भाई, इनवर्स रिलेशन है ना, यही कहा ना मैंने, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है सर। अच्छा, इनकम में क्या होगा जरा देखो, अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ेगी तो सोच के बताओ डिमांड क्या करेगा, ज्यादा इनकम होगी तो डिमांड क्या करेगा, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड, अगर पूछे कि इनकम के साथ क्या रिलेशन होगा, सर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम तो डिमांड कम कर देगा, इसे कहूंगा डायरेक्ट रिलेशन होगा। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि आय और मांग के बीच कैसा संबंध होगा, आय के बढ़ने पर रीति रिवाज का भी असर होगा, बिल्कुल होगा, कस्टम्स कहते हैं जिसे सर, उसका भी होगा। ठीक है भाई। अच्छा, प्रतिस्थापन वस्तु, जो ऐसी वस्तु होती है जो इंटरचेंजेबल होती है, यानी एक दूसरे के स्थान पर यूज होती है, इंटरचेंजेबल गुड्स होती है। देखो इंटरचेंजेबल गुड्स का मतलब ये होता है एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो, एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल हो। अब कहोगे सर ऐसी कौन सी गुड्स होती हैं, जैसे मैं कहूंगा चाय और कॉफी, पेन और पेंसिल, पेप्सी और कोक। चाय कॉफी कैसे हो गए सर, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसी गुड्स यूज्ड टुगेदर होती है,
जिनका उपयोग एक साथ करते हैं सर उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। यूज टुगेदर गुड्स होती हैं जो एक साथ उपयोग करते हैं। जैसे ब्रेड के साथ बटर है, मोबाइल के साथ सिम है, जैसे टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश है, पेन के साथ इंक है। ये क्या मानेंगे सर? इसको मानेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री है। वॉइस कम आएगी नहीं मेरे भाई, इनकम ज्यादा होने पे डिमांड बढ़ जाती है सर। जैसे नहाने के साबुन, पायल। चलिए, अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है कि सर अगर मान लो कि चाय और कॉफी, हम एग्जांपल में लें चाय और कॉफी, सोच के जवाब देना। अगर मैं कहता हूं चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की डिमांड क्या होगी? अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो चाय की डिमांड क्या होगी? आप कहोगे सर कम हो जाएगी। कोई डाउट नहीं। चाय सुई के साथ धागा, बिल्कुल। अच्छा, कॉफी की प्राइस में नो चेंज है, कॉफी के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर भी बताओ कॉफी की डिमांड क्या होगी? सर क्योंकि चाय की कम हुई है इसलिए हम मान लेंगे कॉफी की बढ़ जाएगी। चाय की कम होगी हुई है इसलिए मान लेंगे कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जरा मुझे सोच के बताना, सर चाय की कीमत में और कॉफी की डिमांड के बीच में कैसा संबंध होगा? चाय की कीमत और कॉफी की डिमांड, इनके बीच जो संबंध होगा सर उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इन दोनों के बीच के संबंध को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी इसे हिंदी में कहते हैं तिरछी लोच। हिंदी में कहते हैं तिरछी लोच। जब चाय की कीमत कम होगी, ज्यादा होगी, तो चाय की डिमांड कम और चाय पीने वाला कॉफी की तरफ चला जाएगा, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। सर इसकी डिमांड तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। और आपने बताया जब दोनों सेम सेम होते तो उसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, उसमें डायरेक्ट रिलेशन हुआ सर। ठीक है, चलिए, अब मैं कहता हूं ब्रेड और बटर का एग्जांपल लीजिए एक बार। अब देखो, ब्रेड और बटर की बात अगर हम करें, क्योंकि दोनों कैसे हैं सर, ब्रेड और बटर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं कि ब्रेड की कीमत जो है वो बढ़ जाए तो ब्रेड की डिमांड क्या हो जाएगी? आपने कहा कम। बटर की कीमत में नो चेंज हो, बटर के प्राइस में नो चेंज हो, फिर भी बटर की डिमांड क्या हो जाएगी? आपने कहा कम। क्यों? क्योंकि जब ब्रेड कम बिकेगा तो सर चाय और कॉफी का डायरेक्ट कैसे हुआ सर? देखो ध्यान से, चाय की कीमत और कॉफी की डिमांड का संबंध बनाना है पायल। चाय की कीमत से कॉफी की डिमांड पे क्या असर हुआ वो बताना है। कीमत बढ़ी और कॉफी की डिमांड बढ़ी, इसकी कीमत और उसकी डिमांड का संबंध, इसे कहते हैं क्रॉस। तो ये पॉजिटिव दिखा। अच्छा, ब्रेड की कीमत का बटर की डिमांड से क्या संबंध होगा? ब्रेड की कीमत का बटर की डिमांड से क्या संबंध होगा? इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, तिरछी लोच। तो इसमें और उसमें उल्टा दिखेगा सर, तो ये इनवर्स रिलेशन। आई बात समझ में? बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं सर, तो उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए अभी, इन सबको याद रखिए भाई। तो फाइनली आपने क्या याद किया है? चलिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई बात।
बहुत स्लो करा रहा हूं अभी, बहुत स्लो, क्योंकि मुझे पता है कब स्पीड बढ़ानी है, परेशान मत होइएगा। चलिए, अब जैसे ही क्या, लोच छोड़िए, अभी लोच बाद में बताऊंगा, अभी इसको छोड़ दीजिए। सर ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए सप्लाई के बारे में बताइए, तो मैं बताऊं आपको, तो सप्लाई में भी ऐसा होगा दोस्त कि बहुत सारी चीजें होंगी जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगी, सप्लाई को इम्पैक्ट करेंगी, प्रभावित करेंगी भाई। ठीक है, तो सप्लाई को जरा एक बार देख लो ध्यान से। देखो सप्लाई को कौन कौन से अफेक्ट करेंगे सर, उसे कहेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। वह सप्लाई का पूछा नहीं जाता इतना ज्यादा, फिर भी पता होना चाहिए। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना। एक तो आपने कहा सर, पहला तो प्राइस होगा, वस्तु की कीमत, इसका तो रिलेशन पता होगा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की कीमत। दूसरा होगा टेक्नोलॉजी, तकनीक। चौथा है नंबर ऑफ फर्म्स, कंपनियों की संख्या। चौथा है टैक्स, टैक्स रेट। की दर। पांचवा है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब तो आपको पहले ही पता है, यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत। और एक होता है सर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आज के लिए इतना ही कराऊंगा, कल इस चैप्टर को पूरा करूंगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो ध्यान से, आपको यहां पर ये सारा मेंशन कर रहा हूं मैं, चार बातों को। तो आपने क्या कहा सर, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, माना हमने। प्राइस कम कर देंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, बोलो हाँ। प्राइस के साथ तो यही चलेगा ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी यानी अगर अच्छी बनेगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ज्यादा उत्पादन करेगी, ज्यादा सप्लाई होगी सर। पुरानी टेक्नोलॉजी है तो कम करेगी। फर्म्स, कंपनियां ज्यादा होंगी तो ज्यादा सप्लाई करेंगे, फर्म्स कंपनियां कम होंगी तो कम सप्लाई करेंगे। टैक्स ज्यादा लगेगा तो कम सप्लाई करेंगे, क्योंकि फायदा कम हो जाएगा उससे। टैक्स कम लगेगा तो ज्यादा सप्लाई होगी। चाय और कॉफी की बात करें अगर, चाय की कीमत बढ़ेगी तो चाय की सप्लाई को बढ़ाना चाहेगा चाय वाला। कॉफी की कीमत में कोई चेंज नहीं होगा, फिर भी कॉफी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा सर, कॉफी बेचने वाला चाहेगा कि वो भी चाय बेचे, ज्यादा फायदा है। ब्रेड और बटर की बात करें,
ब्रेड जो होगा इसकी कीमत बढ़ेगी तो ब्रेड की सप्लाई बढ़ेगी, बढ़ाना चाहेगा। बटर की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, फिर भी बटर की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? जब ब्रेड की सप्लाई बढ़ी है तो बटर की भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना भाई, दोनों में सेम चलता है। तो जब ये दोनों का रिलेशन निकालोगे तो बनेगा सर डायरेक्ट है। प्राइस और सप्लाई में कैसा है तो डायरेक्ट रिलेशन है, टेक्नोलॉजी और सप्लाई में कैसा है तो भी डायरेक्ट है, नंबर ऑफ फर्म और सप्लाई में कैसा है तो भी डायरेक्ट रिलेशन है, टैक्स में और सप्लाई में कैसा है तो सर ये उल्टा है, इनवर्स है। चाय की कीमत और कॉफी की सप्लाई में जो सब क्रॉस इलास्टिसिटी है सप्लाई की, क्रॉस इलास्टिसिटी है सप्लाई के केस में, जिसे हिंदी में कहते हैं तिरछी लोच, वैसे पूछता डिमांड वाली ही है तो सर ये इनवर्स है। और ब्रेड की कीमत और बटर की सप्लाई में क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी या रिलेशन या संबंध, तो ये डायरेक्ट है। तो ये थी आज की क्लास, होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन कल मैं इस चैप्टर को पूरा करूंगा, फिर जो भी रिमेनिंग पोर्शन है कल बताऊंगा आपको। कल हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे सर। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन जब मिल जाएगी आपको, फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, अगली कहानी को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर बात करेंगे भाई। चलिए, समझ में आ गई सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस टॉपिक से। मैं 2-4 क्वेश्चन दिखा दूंगा कल कैसे सवाल आते हैं, आज तो नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा आपको, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।